नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटी में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है एसएससी के एग्जाम में और अदर एग्जाम में भी। दोस्तों क्या है कि जो पॉलिटी है उससे एक दो क्वेश्चन बनता है, आप भी एग्जाम में देखते होंगे। तो आज हम लोग बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही रिवीजन करने वाले हैं और एक मैराथन सेशन होगा। बाकी ये है मेरा नोट्स, जिससे कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने लिखा है, वो सारे चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ में। आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनते जाना है और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले जान लीजिए आज के सेशन में पढ़ने के वाले हैं। जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्य भारतीय संविधान में संघ व राज्य मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ व उनके राज्य, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं संविधान की यात्रा पर कि संविधान है क्या, संविधान बना कैसे और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखिए सबसे पहले जो है संविधान बनने की जो मांग हुई थी 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा सांकेतिक रूप से मांग किया गया था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। गांधी जी द्वारा 1934 में एमएन रॉय द्वारा लिखित रूप से मांग किया गया था कि हाँ प्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष कह दे सकते हैं या फिर सांकेतिक कह सकते हैं। एमएन रॉय द्वारा जो मांग कहा गया था वो प्रत्यक्ष रूप से कहा गया था, प्रत्यक्ष रूप से। एमएन रॉय कम्युनिस्ट थे, ठीक, कम्युनिस्ट थे, ये ध्यान रखना। और फिर उसके बाद 1936 से 37 में, यानी बात करें दोस्तों 1936-37 में कांग्रेस की एक अधिवेशन हुआ जिसमें कहा गया कि हाँ एक संविधान सभा, एक अपना संविधान होना चाहिए। तो 1936-37 में भी संविधान सभा की बनाने की मांग उठने लगी थी। ठीक है, इसके बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया जिसमें इसका जो मूल उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। इसके 3 सदस्य थे, एक थे पैथिक लॉरेंस और दूसरे थे क्रिप्स थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स जिसका नाम है, और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसको क्रिप्स मिशन भी कहा गया था। ठीक है, 24 मार्च 1946 को क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, उस समय और बहुत सारी चीजें हैं, आइए महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। तो संविधान से जब बनने लगा था तो क्या क्या था, संविधान सभा की जब ये सारा चुनाव संपन्न हो गया तो उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया। 11 दिसंबर को 1946 को बैठक हुई जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया। और फिर 13 दिसंबर को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया। ठीक है, अब कुछ चर्चा करते हैं। जैसे संविधान जब बना तो कब बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था पूर्णतः 1949। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और 22 जनवरी 1947 को जो है नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था उसको स्वीकार कर लिया गया और संविधान में प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावना, मूलगत ढांचा जिसे भी बोलते हैं। ठीक है, प्रियम्बल भी कहते हैं इसको। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था। देखिए जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसको मुस्लिम लीग और हैदराबाद ने बाइकाट कर दिया था क्योंकि वो लोग अड़े थे कि हमको एक अलग मुस्लिम राज्य चाहिए। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियां की जहां से क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है। देखिए समितियां जो है महत्वपूर्ण समिति ये भी इंपॉर्टेंट है, रट लेना। सबसे पहले आती है संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद।
संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। ये इन दोनों के कौन थे? नेहरू जी थे। कभी भी संघीय आ जाए तो नेहरू जी होंगे। प्रांतीय होगा प्रांतीय या परामर्शदाता, परामर्श समिति, ये दो समितियां आई थी। उसके थे वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों ध्यान रखना, जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसी में ही राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इसी दिन जो है भारत का राष्ट्रगीत जो होता है उसको स्वीकार किया जाता है। और 1947 में जो भारत का झंडा तिरंगा है उसको स्वीकार कर लिया जाता है 47 में। और 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगीत, संविधान सभा की अंतिम बैठक और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है, ये ध्यान रखना। और बात करें एक समिति है तदर्थ या झंडा समिति। तदर्थ, एक मिनट चेक कर लेता हूं क्या है परामर्श समिति, हाँ, राष्ट्रध्वज या झंडा समिति, राष्ट्रध्वज या झंडा समिति, इसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, देखिए जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। भारत के पहले जो गृह मंत्री थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। पहले वित्त मंत्री थे कौन थे? आर के सन्मुखम चट्टी थे। और पहला स्वतंत्र वित्त बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने किया था। और बात करें कौन कौन पहले कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे बी आर अम्बेडकर। तो ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट थे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है और बनने की प्रबल संभावना है। तो यहां तक कर लिया। और एक समिति और ही दोस्तों, ड्राफ्ट कमेटी जिसे बोलते हैं, जिसने संविधान सभा का निर्माण करा था। ड्राफ्ट कमेटी इसको किया था बी आर अम्बेडकर, इसके अध्यक्ष थे। बाकी इसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितना साल लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का कुल समय लगा। 11 सत्र लगा। ठीक है, 11 सत्र लगा था। 11 सत्र कुल लगा था। आइए अब आगे चर्चा करते हैं। संविधान कहाँ पहुंच चुके थे? हम पहुंच चुके थे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी जो कि एक यूरोपीय देश है, यहां से लिया गया है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 3 प्रकार से लगता है, 352, 56 और 352, 54, 56 में है। ठीक है, जर्मनी से आपातकाल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन भी इसी में आता है। फ्रांस, समानता स्वतंत्रता। फ्रांस जो क्या है वो भाईचारा की बात करता है, प्यार मोहब्बत की, यानी कि भाईचारा, यानी बात करें स्वतंत्रता समानता की बात करता है तो फ्रांस। ठीक है, भाईचारा और गणतंत्र बात करता है, भाईचारा और गणतंत्र की। अब अगला देश क्या आता है? अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। यहां से एक ही क्वेश्चन ज्यादा आता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 368 में है। पहला संविधान संशोधन 51A में 9वीं सूची में भूमि सुधार और अंतर्राष्ट्रीय शांति जोड़ा गया था। संविधान संशोधन आता है और राज्यसभा का चुनाव आता है। संविधान संशोधन और राज्यसभा का चुनाव की प्रक्रिया इसमें शामिल किया गया है। आइए आगे बात करते हैं। दिख रहा है आप सभी को क्लियर? ठीक है, दिख रहा है। देखिए, जो मौलिक अधिकार है वो उसका निलंबन सांसद के द्वारा होता है। कुछ मौलिक अधिकार है जिनका निलंबन आपातकाल के समय भी नहीं है, जैसे कि आर्टिकल 21 का निलंबन संभव नहीं है। 21 में क्या है? स्वतंत्रता, यानी खुद की रक्षा का अधिकार। जापान द्वारा बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान की अगर बात करें तो जापान है विधि की स्थापित प्रक्रिया यहां से लिया गया है।
ब्रिटेन तो आप जानते हैं, ब्रिटेन पे पूरा ही अपना संविधान आधारित है। ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ से लिया गया है द्विसदनात्मक प्रणाली। द्विसदन, दो सदन यानी द्विसदन, यानी लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिलिंग असेंबली। ठीक है। चुनाव आयोग, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा जिसे कहते हैं। ठीक है। संसदीय प्रणाली, सांसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था बता ही चुके। और राष्ट्रपति जो पद है वो नाम मात्र का पद होगा। ठीक है। रूस की बात करें तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। आगे अभी जो हम इकोनॉमिक्स का मैराथन वाला सेशन करेंगे तो उसमें सब कुछ चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं जब संविधान का निर्माण हो गया था तो मूल संविधान क्या था और वर्तमान समय के संविधान में क्या क्या चेंजेस आए हैं, इन चीजों पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो आइए इस पर भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो ज्यादातर बनेगा राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया ये कहाँ से है? अमेरिका से है। न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यूएसए से है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से है। ब्रिटेन से दो सदनात्मक चुनाव आयोग, राष्ट्रपति नाम मात्र का पद, ये चीजें ली गई हैं। जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लिखा है मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार यूएसए से है। मौलिक जो कर्तव्य है वो रूस बताता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं कि मूल संविधान क्या था। जब मूल संविधान की बात करेंगे दोस्तों, तो जब मूल संविधान जब बना था भारत का, उस समय कितने अनुच्छेद थे, आर्टिकल कितने थे टोटल? 395 आर्टिकल थी। 395 आर्टिकल थी। ये क्या दोस्तों, ये तो देखिए, जब आर्टिकल बना था तो टोटल 395 आर्टिकल थी। क्या हो गया है यार, 395 आर्टिकल थी और कितनी 22 भाग थे और कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची। कभी कभी क्वेश्चन बनता है, हालांकि बहुत कम ही क्वेश्चन बनता है, बट कभी कभी क्वेश्चन बनता है 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। बात करें प्रेजेंट टाइम में, 465 प्लस अनुच्छेद है। 8 की जगह पर 12 अनुसूची हो गई है और 22 की जगह पर 25 भाग हो गए। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं क्या क्या है पहले और अब में। पहले 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग। अब है 465 प्लस अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग हैं। ठीक है। अब दोस्तों 12 जो अनुसूची है, मुझे लगता है इन पर एक एक चर्चा करने से अच्छा है कि आपको मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान देना। 12 अनुसूची में जो पहली अनुसूची थी वो हमको बताती है भारत के राज्य व यूनियन टेरिटरी। तो भारत के राज्य कितने हैं ये भी देख लो यहीं पर। पहली अनुसूची क्या बताती है? भारत के राज्य व यूनियन टेरिटरी यानी यूटी। तो टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 7 थे, अब जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। दूसरी अनुसूची में है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तीसरी में उनके शपथ है। चौथी में राज्यसभा में स्टेट व यूटी का कितना प्रतिनिधित्व है। पांचवी अनुसूची जाति व जनजाति के क्षेत्र में प्रशासन व नियंत्रण है। छठी है एएमटीएम। ठीक है। सातवीं है संघ व राज्य के बीच केंद्र का बंटवारा। ये इंपॉर्टेंट है। सातवीं जो अनुसूची है उसमें संघ व राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो है। यहां से क्वेश्चन बनता है, जो सूची है वो एक राज्य, यानी कि जो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
संघ संगठनात्मक की बात कौन करता है, संघ को पावरफुल कौन बनाता है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र किसे मानता है, ये कनाडा से लिया गया है। संघ की बात करें कि इस पर केंद्र कानून बनाता है, केंद्र कानून। राज्य पर बात करें तो राज्य कानून बनाता है। इस पर बात करें समवर्ती की तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, रट लेना। सबसे पहले इसके 100 विषय यानी 100 ऐसे क्षेत्र हैं जो संघ, कहां पहुंच गए, यहाँ पर 100 ऐसे क्षेत्र है जहां पर केवल केंद्र कानून बना सकता है। और राज्य की बात करें तो 61 ऐसे विषय हैं, 61 ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य कानून बनाता है। समवर्ती सूची की बात करें तो इसके 52 विषय हैं। अब केंद्र के सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, तो केंद्र का जो सब्जेक्ट है जैसे सेना हो गया, बैंक हो गया, मुद्रा हो गया, जैसे कुछ चीजें लिख रहा हूं, सेना, बैंक, मुद्रा और राष्ट्रीय हित से जुड़े मामले। ठीक, राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में जैसे हो गया, राज्य सूची इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेता हूं। राज्य सूची हाई कोर्ट, पुलिस, जेल, हाई कोर्ट, पुलिस, जेल, स्वास्थ्य वाला में इस बार कोरोना काल में झगड़ा हो गया था कि मतलब स्वास्थ्य ढांचा केंद्र मजबूत नहीं है केंद्र के द्वारा, तो हालांकि केंद्र ने भी अपना पल्ला साफ कर दिया कि ये राज्य सूची का विषय, आप खुद कानून बनाइए, खुद विकास करिए उसका। ठीक है, अस्पताल और जन स्वास्थ्य भी इसी में आता है। अब बात करते हैं कि कृषि भी इसी में है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, कृषि भी लिख लेना, कृषि भी राज्य सूची का विषय है, खुद से विकास करना है। समवर्ती सूची का विषय शिक्षा, देख लीजिए, शिक्षा, वन यानी पर्यावरण आ जाए, माप तोल और क्या है, समाचार पत्र, पर्यावरण प्रदूषण और परिवार नियोजन यानी जनगणना वाली बात करें तो ये है। ठीक, परिवार नियोजन। 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है कि 7वीं अनुसूची में दिया गया है संघ और राज्य के शक्तियों का बंटवारा। इसके तहत 3 सूची बनाई गई है। संघ जिसमें केंद्र कानून बनाता है, उसके 100 विषय हैं जैसे सेना, बैंक, मुद्रा, राष्ट्रीय हित से जुड़े मामले, रेलवे, ये सारी चीजें। राज्य में है 61 विषय है, हाई कोर्ट, पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर कानून। समवर्ती जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, 52 विषय है, शिक्षा, वन, माप तोल, समाचार, पर्यावरण, परिवार। आगे बात करते हैं, 8वीं अनुसूची है, 22 भाषाओं का उल्लेख था। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। पहले कितनी थी, 14 भाषा थी, बाद में सारी भाषाओं को जोड़ा गया था। मूल रूप से 14 भाषा थी, 22 भाषा है वर्तमान समय में। 8वीं अनुसूची है भाषाओं से संबंधित। ठीक है, हिंदी को राज्य भाषा माना गया है जो कि 343 से 351 तक है, समझ लेना इतना। ठीक है, 10वीं सूची है, ये देख लेना, 10वीं सूची है 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून। 11वीं सूची है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो है पंचायती राज से है, पंचायती राज से है। इसके टोटल 29 विषय हैं, 74वें संविधान संशोधन यानी 12वीं सूची में 74वें संविधान संशोधन द्वारा किसे जोड़ा गया था, नगर पालिका को, यानी जो नगर पंचायत है उसको जोड़ा गया था, नगर पंचायत को। इसके टोटल कितने, 18 विषय हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां इतना कंप्लीट होता है। आइए अब आगे चर्चा करते हैं, मौलिक अधिकार का भी इसी में चर्चा करते हैं। आपको दिख रहा है सारा कुछ सही।
मौलिक अधिकार की बात करें तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार, इसकी जो टोटल संख्या कितनी है? 6 है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक, इतना सभी को क्लियर है। मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। आइए बात करते हैं, अगर भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें कि इतना सारा कुछ ले लिया गया है, विशेषता क्या है, तो एक नज़र उस पर भी डालिए। यह संघीय है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर है संविधान का निर्माण हुआ है, और मुख्य रूप से केंद्र ज़्यादा पावरफुल है, सर्वोच्च है, अनियमितता व सुनियमितता का मिश्रण है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, प्रभुत्व संपन्न है, लोकतांत्रिक, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है। मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। बात करें भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में संघ एवं उनके राज्य 1 से 4, और भाग 2 में क्या है? 5 से 11 नागरिकता है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, यानी कि 12 से 35 है, ठीक है। भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, यानी नीति निर्देशक तत्व है, 36 से 51 जिसे कहते हैं डीपीएसपी है, ठीक है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। भाग 3 है परिवर्तन। देखिए, मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा पहले से ही मौलिक अधिकार में कहा गया है कि इसको परिवर्तन कोड के द्वारा संभव है। देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा बताया गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कि जो आर्टिकल 20 और 21 है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अभी बात करेंगे 20 और 21 है क्या, आगे बढ़ेंगे पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक और था आर्टिकल 19F और 31 को, जो कि था संपत्ति का अधिकार। पहले क्या था कि माता पिता अगर आप संपत्ति नहीं देना चाहते थे तब भी अधिकार था, उनके पुत्रों या उनके जो संतान थी अधिकार था कि उनको मिल जाएगा। लेकिन इसे हटाकर इसको हटा दिया गया और इसको जोड़ दिया गया 300 का में, जो कि अब मात्र कानूनी अधिकार है कि हाँ आपका संपत्ति है, लेकिन बाध्य नहीं कर सकते अपने पिताजी को या अपने माता जी को कि वो आपको ये चीजें दें, ठीक। अब 1 बाय 1 बात करते हैं सबका। तो सबसे पहला टोटल जो मौलिक अधिकार है वो कितनी संख्या है उनकी? टोटल जो मौलिक अधिकार है 6। पहला जो मौलिक अधिकार है, ध्यान देना, पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये है 14 से 18, 14 से 18। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि समानता का अधिकार कितने से कितने तक है? 14 से 18 समानता का अधिकार है। अब एक एक बात कर लेते हैं। देखिए, पहले क्या है, 14 में जो है विधि के समक्ष समता का अधिकार, समता का अधिकार। 15 में है लिंग जात के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। 16 और 17 और 18। 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में आपको यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको सभी को समानता देनी है, सरकार सभी को समानता देगी। 17 में है छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत है, ठीक। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है 17 और 18 से बनता है, 15-16 से कम ही बनता है, बट बनने को तो बन भी सकता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें तो बहुत सारे सब कानून बनाए गए हैं, जो कि है 19 से आर्टिकल 19 से 22 तक, ठीक। 19 से 22 तक ये है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि दूसरा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, वो 19 से 22 तक है। अब यहाँ पर देखिए, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई लगा सकते हैं 19A में। 19B में है शांतिपूर्ण तरीके से आप बिना हथियारों के सम्मेलन का अधिकार। 19C में है संघ और संगठन बना सकते हैं, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं,
कहीं भी बसने की आजादी है। 19F जिसे समाप्त कर दिया गया है, यह था संपत्ति का मौलिक अधिकार। 20 में क्या है, 20 इंपॉर्टेंट है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। दोष सिद्ध होने की, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा था और वो सिद्ध हो गया कि हाँ आप दोषी हैं, तो जो सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए आपको एक बार कानून सजा दे सकता है, सजा उस समय की कानून के हिसाब से मिलेगी और स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। 21 में क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। 21 में क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ये क्या है भाई, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। 22 की बात करें तो 22 में है गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध है। ठीक, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता क्या है, जो कि आर्टिकल 21 में है और दूसरे मौलिक अधिकार में है। ठीक, क्या है देखिए, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का क्या है, प्रेम विवाह भी आप कर सकते हैं, यानी आपका प्राण है, आपका इस पे स्वतंत्र है, आप जो इच्छा है कर सकते हैं। आश्रय का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वच्छ हवा का आपको अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है तीसरे में। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, अनुच्छेद 23 और 24 में, 23 से 24 में। 23 में क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। 23 में क्वेश्चन बनता है, मानव दुर्व्यवहार और बेगार या बलात् श्रम नहीं कराना, यानी मानव दुर्व्यवहार, बलात् श्रम, मानव दुर्व्यवहार, बलात् श्रम और मानव दुर्व्यवहार, बलात् श्रम। ठीक, 24 में है बाल नियोजन, यानी 24 में है बाल नियोजन, इससे कम बाल नियोजन यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप जॉब पर नहीं रख सकते। ठीक, बाल नियोजन, बाल नियोजन निषेध। ठीक, 23 में है मानव दुर्व्यवहार या बलात् श्रम, आप उनसे नहीं करवा सकते हैं, किसी से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। और बाल नियोजन यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जॉब पर रखना निषेध है। आगे बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ये है 25 से 28 में, 25 से 28 में। धार्मिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, आप अगर इतना भी जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में, तो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। 25 में दिया हुआ है कि धार्मिक स्वतंत्रता धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रचार करिए, प्रबंधन करिए और धर्म के वृद्धि के लिए 27 में काम करिए और 28 में अपना शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखिए 28 इंपॉर्टेंट है, 28 इंपॉर्टेंट है कि सरकार जो है पूर्णतः जो धर्म के आधारित होंगे उन पर पूर्णतः वित्त, धर्म जो पूर्णतः संलिप्त है, धर्म के काम को जो बढ़ावा दे रहे हैं, पूर्णतः सरकार उन पर वित्तीय मदद नहीं करेगी। आप अपने आप से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सरकार का जो वित्त पोषित होगा, यानी जो सरकार जिसमें पैसा देगी उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। 5वां है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, संस्कृत व शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये कितने से है, 28 से है, तो ये है 28 से 29 है, 28 से 30 है। हाँ 28 से 30 में है। इसमें क्या क्या है, देखिए भाषा लिपि व संस्कृत का संरक्षण का अधिकार है।
अल्पसंख्यक 30 में है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपने पसंद का अधिकार है, अपने संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है, 28 से 30 में है, 5वां मौलिक अधिकार है। बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 66वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि है 32 में, ठीक है। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट जो कि कहां से लिया गया, ये भी एक इंग्लैंड से लिया गया है। रिट जारी करना इंग्लैंड से है, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूं, इंग्लैंड से नहीं है शायद, मुझे लगता है कि वहां से है। ठीक है, वैसे इंग्लैंड से ही है, थोड़ा डाउट है, एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। आइए 5 प्रकार की जो रिट है वो कौन है, बंदी प्रत्यारीक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। यहां से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है वनडे में कि कौन सा रिट से संबंधित है। तो इसमें कौन कौन सा है, बंदी प्रत्यारोपण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार। आइए अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी क्या है। देखिए ध्यान से समझेंगे कि डीपीएसपी आखिर में है क्या। आप जानते हैं कि जो डीपीएसपी लिया गया है वो यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया है। ये कितने भाग 4 में है और 36 से 51 तक है अनुच्छेद, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले डीपीएसपी कहां से लिया गया है, ये लिया गया है आयरलैंड से, और ये कितने हैं, भाग 4 में है। भाग, पानी लग गया, किस में है दोस्तों, भाग 4 में है। और भाग 4 में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। भाग 4 में ये है, और कितने से अनुच्छेद है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये फैला हुआ है, मतलब इसका विस्तार है 36 से 51 से। आइए चर्चा कर लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण डीपीएसपी के जो है आर्टिकल किस किस में है, सारा चीज देख लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि डीपीएसपी को जो है भीमराव अंबेडकर ने कभी न बूढ़ी होने वाली विशेषता बताया है, यानी बूढ़ी विशेषता बताया है। बूढ़ी विशेषता यानी कि जो कभी भी बूढ़ी नहीं हो सकती, इसे कहा है BR अंबेडकर ने। और टीटी क्या नाम है उनका, टीटी कृष्णमाचारी ने कहा है भावनाओं का अस्थाई कूड़ा घर। इसे क्या कहा है, टीटी कृष्णमाचारी ने कहा है कि भावनाओं का अस्थाई कूड़ा घर, ठीक है, कूड़ा घर, इसे कहा है टीटी कृष्णमाचारी ने। अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा कर लेते हैं डीपीएसपी में। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, मौलिक कर्तव्य जो है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार वो कितने थे, वो मौलिक अधिकार 6 थे 1235 के बीच में, 12 से 35 के बीच में, और वो थे भाग 3 में, ठीक है। अब चर्चा कर रहे हैं डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसे देख लेते हैं। जो मौलिक अधिकार था वो संविधान यानी कि संसद यानी संविधान के उस पर परिवर्तन था। अगर मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता था न्यायालय के आदेश पर, जबकि नीति निर्देशक जो है डीपीएसपी आर्टिकल जो 36 कहता है कि यह अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय, इसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको बदला नहीं जा सकता है। 37 में कहा गया है, 37 में अपरिवर्तनीय है, 36 में कहा गया है राज्य की भाषा है, राज्य की भाषा है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, 38 में है राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि है, ठीक है, जॉब इक्वलिटी है, उसमें सभी को समान अवसर है। 39 में
सभी को समान कार्य के लिए समान भत्ते दिया जाएगा, ये कहा गया है आर्टिकल 39 में। 40 में है पंचायतों का गठन, ये ध्यान रख लेना, 40 में है पंचायतों का गठन, इससे क्वेश्चन बन जाता है, पंचायतों का गठन है 40 में, ठीक है। आगे बढ़िए, और 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता प्राप्ति का अधिकार है। 42 में है गर्भवती महिला निःशुल्क प्रसूति सहायता के लिए दशाएं न्याय संगत है। 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी मिले। 44 में है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 में क्या दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता दिया हुआ है। आगे बढ़िए, आइए, तो इतना ही इंपॉर्टेंट था। 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति व समृद्धि का संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय, जो कि संविधान संशोधन 1 द्वारा जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, सॉरी मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, हमारे संविधान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य हो सकता है, ये भाग 4 का में है, आर्टिकल 51 का में है। 52 में जाएंगे राष्ट्रपति आ जाएगा, भाग 4 का में है, और यानी कि जो भाग 4 है डीपीएसपी से है, उसी के भाग 4 का में एक सब संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है 51 का। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है, और ये रूस से लिया गया है यानी रसिया से लिया गया है। पहले इसकी संख्या 10 थी, वर्तमान में +1 11 हो गई है, पहले 10 थी अब 1 और 11 हो गई है। जब इसको जोड़ा गया था उस समय की जो पीएम थे वो थे इंदिरा गांधी, इसकी पीएम थी, मतलब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। इतना सभी को क्लियर है। जैसे कि मैं पहला बता देता हूं, पहला मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य क्या है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करे। 11वां है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक। अब यहां से इतना सारा चर्चा कर लिए हैं, अब आइए चर्चा करते हैं संघीय प्रणाली क्या है, और फुल डिटेल डिस्कस करते हैं। संघीय प्रणाली में संसद क्या है, संघ क्या है, राष्ट्रपति क्या है, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। राज्यपाल क्या है, केंद्र, और तो आइए फिर न्यायपालिका को तो फिलहाल बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं संसदीय प्रणाली। दिख रहा है आप सभी को यहाँ पर, आ जाइए, चलिए आते हैं। देखिएगा संघीय प्रणाली क्या है। सबसे पहले चर्चा करते हैं संघीय प्रणाली क्या है। संघीय प्रणाली भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से 151 में है। देखिए एक्चुअल में क्या है, संघीय प्रणाली होता है जो संघ जिसपे आधारित होता है, संघ की व्यवस्था के बारे में वर्णन करता है। 52 से लेकर 151 संघीय प्रणाली। देखिए संघीय प्रणाली क्या है, संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली क्या है, यह भाग 5 में है, भाग 5 में है, और आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितने में है, 52 से लेकर 151 तक है, ठीक। इतना क्लियर है सब। अब देखिए जैसे संघीय प्रणाली में आता कौन कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद,
राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम डालिए राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या है? देखिए, राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो कहां से लिया गया है? यूएसए से, और इसकी जो चुनाव की प्रक्रिया है आयरलैंड से ली गई है। समझ गए? आयरलैंड से। और क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। बात करते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कि जो भी कार्यपालिका की सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी एक राष्ट्रपति होगा। 53 में उसकी शक्तियां हैं। 54 में उसका चुनाव है। 54 में उसका निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक यानी चुनाव है, निर्वाचक मंडल या चुनाव एक ही बात है। 55 में है निर्वाचन प्रक्रिया, अभी चर्चा करेंगे कि निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन प्रक्रिया है, निर्वाचन प्रक्रिया है। 56 की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 56 में है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना है, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। 57 में है राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। पुनः निर्वाचन है, क्या पुनः निर्वाचित हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। बात करें 58 की, 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है, योग्यता है। और 59 में क्या है? और 59 में है शर्तें या कार्यकाल, क्या है? शर्तें या कार्यकाल। 60 में है राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ। और 61 में है महाभियोग, महाभियोग। और उसका जो क्षमादान है, यानी कि 72 में वो क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान या न्यायिक शक्ति जिसे भी बोलते हैं, न्यायिक शक्ति। अब वन बाय वन करके चर्चा करते हैं आखिर में कि ये इतना महत्वपूर्ण है और एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले जान लीजिए राष्ट्रपति का जो पद है यूएसए से लिया गया है, चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। 52 आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होंगी इसका उल्लेख है, यानी आर्टिकल 53 में शक्ति दी हुई है। आर्टिकल 54 में चुनाव कि जो चुनाव या चुनाव निर्वाचन मंडल जो है इसी में है। देखिए निर्वाचन मंडल कौन कौन से हो सकते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों लोग इसमें वोट देते हैं। ठीक है, यानी कि जो इलेक्टेड होके आए हैं डायरेक्ट, और जो डायरेक्ट नहीं इलेक्ट हुए हैं वो भी इसमें वोट देते हैं। ठीक है, प्लस में दिल्ली और पौडुचेरी के जो भी हैं वो भी इसमें, यूनियन टेरिटरी के दिल्ली और पौडुचेरी के। 55 में है निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया किस प्रकार से? इसका जो निर्वाचन प्रक्रिया है आयरलैंड से लिया गया है और यह है एकल संक्रमणीय मत प्रक्रिया या समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, गुप्त मतदान द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय या समानुपातिक प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। 56 में है कार्य। 57 में है पुनः निर्वाचन। 58 में उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता होनी चाहिए 35 वर्ष, प्लस में दिवालिया ना हो और उस पर कोई मुकदमा वगैरह ना हो, मतलब लाभ के पद पर ना रहा हो। शर्तें, उसकी कार्यकाल की शर्तें क्या क्या है? कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते कभी कम नहीं होंगे। 5 साल 5 लाख रुपए इसकी जो सैलरी होगी, 5 लाख इसका वेतन होगा और 5 लाख इसका वेतन होगा और शपथ होगा। ठीक है, 60 में शपथ है। 61 में महाभियोग है। क्षमादान की शक्ति 72 में है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 52 में है राष्ट्रपति का पद, 53 में शक्ति, 54 में चुनाव निर्वाचन मंडल, 55 में उसकी प्रक्रिया, 56 में कार्य करेगा, 57 में पुनः आ सकता है, 58 में योग्यता है, 59 में शर्तें हैं, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है और 72 में क्षमादान है। अगर इंपॉर्टेंट देखना चाहते हैं तो 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में उसकी शक्ति है, 54 में चुनाव है और 61 में इम्पीचमेंट है और 72 यानी 72 में क्षमादान है। योग्यता की बात करें तो 58 में है। इतना ही इंपॉर्टेंट है। योग्यता 58 में है और
शपथ 60 में है, एक्शन में महाभियोग, 72 में क्षमादान, 52 में राष्ट्रपति, 53 में निर्वाचन मंडल, 54 में निर्वाचन मंडल है, 53 में शक्ति है और 55 में निर्वाचक प्रक्रिया है। इतना बार रिपीट कर दिया हूं, सुन लिए होंगे तो याद हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो पावर मिली है राष्ट्रपति को, वो 3 प्रकार से पावर है। राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर होता है, वीटो पावर, जो कि 3 प्रकार का वीटो होता है। ठीक है, 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो। पूर्ण वीटो, विलंबन वीटो, पॉकेट वीटो। आर्टिकल 74 में क्या है? राष्ट्रपति पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। देखिए, ये 2 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल जो है 74 है, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 74 में कि जो राष्ट्रपति होगा वो जो कैबिनेट का मंत्रिपरिषद है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। ठीक है, सलाह पर काम करेगा। और आर्टिकल 75 में जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो 74 है खुद सलाह पर काम करता है और 75 पर प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। ठीक है, देखिए विधायी शक्ति है कि यह राष्ट्रपति विधायी कानून है, बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई कानून नहीं बन सकता। लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा 110 में है। और बात करें 17 अवसान की घोषणा करेगा, राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करेगा। बात करें आपातकाल, आपातकाल को थोड़ा सा भी समझ लेते हैं। आपातकाल क्या है? आपातकाल, देखिए आपातकाल है, ये जर्मनी से लिया गया है, बीमर संविधान भी बोलते हैं, जर्मनी से लिया गया है। ये है 352 आर्टिकल, 354 और 356, 3 में लगता है। 352, 354, 356। देखिए 352, सॉरी गलत हो गया, 352, 356, 360 में लगता है। ठीक है, 4 वर्ष बाद है। ठीक, 2 वर्ष नहीं 4 वर्ष, मुझे कंफ्यूजन था। पहली बार है, ये है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अब तक 3 बार लग चुका है। और ये है वित्तीय आपातकाल, जो भी 1 बार भी नहीं लगा है, बाह्य आक्रमणकर्ता के आधार पर। ठीक, इसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ये लग चुका है। और जो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल है, ये बाह्य आक्रमण पर है। ठीक है, और 360 वाला वित्तीय है, जब वित्त की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो समझ जाना। 352 जो है, फिर से एक बार फिर से कर देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हूं इसमें। देखिए 352 में जो है वो है आपातकाल, आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के क्षेत्र पर लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल। अब तक 3 बार लग चुका है। ठीक है, कब लगा है? 1962 भारत चाइना वार, 1971 भारत पाकिस्तान वार और 1975 में भी लगा है। उसके बाद 356 है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राज्य की जो व्यवस्था है वो सारी चीजों को चलाने में सक्षम ना हो, तब लगता है राष्ट्रपति शासन। ये भी सबसे ज्यादा बार यही लग चुका है, सबसे ज्यादा बार यही लगाया गया है। और तीसरा है वित्तीय। तो भारत में अभी वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है, 360 में है। बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो सबसे ज्यादा यूपी में लगा है और सबसे ज्यादा समय तक कहां पर लगा रहा, तो ये पंजाब में। ठीक, सबसे ज्यादा बार यूपी में, सबसे ज्यादा समय के लिए पंजाब में। ठीक है, आपातकाल की घोषणा क्या है? 1 महीने के अंदर 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। एक बार जहां भी आपातकाल लग गया, 2/3 बहुमत के पारित होने के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद या चुनाव कराया जाएगा या इसको बढ़ाया जाएगा। आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में।
बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। यहां से भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। आइए, उपराष्ट्रपति ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा भारत का, ठीक है। आर्टिकल 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति पदेन सभापति, ठीक, पदेन सभापति, ठीक है। आर्टिकल 65 में कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। 66 में है चुनाव प्रणाली, 66 में है चुनाव प्रणाली और 67 में है चुनाव प्रणाली और 67 में है कार्यकाल, ठीक। देखिए, 63 में जो कहा गया है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, उपराष्ट्रपति का पद जो है यूएसए से लिया गया है। 63 में, आर्टिकल 63 में एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा भारत का। 64 में राज्यसभा का वह पदेन सभापति होगा। 65 में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है, किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति नहीं है या फिर मतलब नहीं से तात्पर्य मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है तो कार्यवाहक बन सकता है। 66 में उसका चुनाव है। सेम राष्ट्रपति जो है वाली प्रक्रिया इसमें भी है। इसको भी हटाने के लिए, इम्पीचमेंट करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में लाना पड़ेगा। राज्यसभा में 50% सिग्नेचर के साथ विधेयक पेश करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 67 में है कार्यकाल। कार्यकाल कितना होगा? 5 साल के लिए, ठीक है। इसका वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है तो इसका कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपए, ठीक है। तो 69 में शपथ है। शपथ कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाएगा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जिसकी नियुक्ति की जाती है वो दिलाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े। अब जैसे क्वेश्चन बन जाए राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है तो 52 में है। राष्ट्रपति की शक्तियां किस में है तो 53 में है। 54 में क्या है? चुनाव है, निर्वाचक मंडल है। 55 में क्या है? निर्वाचन प्रक्रिया है। 56 में है उसका कार्यकाल है। 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, क्या क्या होना चाहिए। 59 में उसकी शर्तें हैं और 60 में शपथ है और 61 में इम्पीचमेंट है और 72 में उसका न्यायिक शक्ति यानी क्षमादान की शक्ति है। अब बात करते हैं संसद क्या है। देखिए संसद क्या है, संसद के अंग कौन कौन से हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से भी क्वेश्चन है। तो संसद की जो है 3 अंग है, लोकसभा या इस प्रकार से करें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को तो हमने कवर कर लिया है, पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा कि राज्यसभा क्या है। राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन या द्वितीय सदन। उच्च सदन या द्वितीय सदन और यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। इसमें जो इलेक्टेड मेंबर आते हैं वो राज्यों से होते हैं, ठीक है। बात करें इसका जो है आर्टिकल अनुच्छेद यानी आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख है। टोटल इसकी जो मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीट है 250 है। प्रेजेंट टाइम में 245 सीट है, जिसमें से 233 चुने गए हैं और 15 को राष्ट्रपति यानी 12 को मनोनीत किया है, ठीक है। इसका जो चुनाव है वो जैसे राष्ट्रपति का होता है। चुनाव किस प्रकार से? अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय समानुपातिक विधि है, राष्ट्रपति जैसा है। इसका शपथ क्या है?
शपथ, इसका जो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति दिलाता है, या राष्ट्रपति द्वारा कोई जिसका नियुक्त किया जाए वो दिलाता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 83 में दिया गया है कि इसका जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं लोकसभा। सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए, लोकसभा यानी कि जो कोई वित्त विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। सबसे पहले लोकसभा में वित्त विधेयक लाया जाएगा। इसको बोलते हैं निम्न सदन, निम्न सदन या प्रथम सदन। निम्न सदन या प्रथम सदन इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रथम सदन। यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि द्वितीय सदन किसे बोला जाता है, राज्यसभा या लोकसभा। तो आपको ध्यान देना है कि द्वितीय सदन जो है राज्यसभा को बोला जाता है और प्रथम सदन बोला जाता है लोकसभा को। ठीक है, इसका जो है लोकसभा की तुलना राज्यों में विधानसभा से की जाती है, जबकि राज्य की तुलना विधान परिषद से की जाती है। अभी समझ पाएंगे। ये आर्टिकल 80 में है, तो ये 81 में है। टोटल मैक्सिमम सीटें 550 हो सकती हैं। टोटल कितनी? 550। इस समय प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 543। इसमें इस समय सीट फुल है। 500 इसके 24 के राज्य हो सकते हैं और यूनियन टेरिटरी के हो सकते हैं 19। चुनाव इसका अलग है। चुनाव इसमें प्रत्यक्ष आम जनता द्वारा होता है। आम जनता द्वारा, आम जनता द्वारा चुनाव आम जनता द्वारा होता है। शपथ वाला सिस्टम सेम है, राष्ट्रपति जो जिसकी नियुक्ति करेगा वही दिलाएगा शपथ। और इसका जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। ये इसका डिफरेंस है। तो आप एक बार फिर से रिवाइज करें। देखिए जो लोकसभा है यानी जो निम्न सदन है उसको राष्ट्रपति भंग भी कर सकता है, जब वो चाहे तो इसको भंग भी कर सकता है। ठीक है, जबकि जो ये है क्या नाम है इसका, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। इसको इसीलिए अस्थाई सदन और अस्थाई सदन के रूप में भी जानते हैं। अब थोड़ा सा योग्यता की बात कर ले। अगर राज्यसभा की बात करें तो यहां पर लिख रहा हूं, राज्यसभा में उसका मेंबर बनने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एज पागल दिवालिया ना हो। ठीक है, और लोकसभा में आपको मैंने बता दिया कि आपकी एज जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, 25 साल के हो तो आप उसका मेंबर बन सकते हैं, बाकी पागल दिवालिया ना हो, ये चीजें तो आप आम बात है। ठीक है, बात करें सत्र सत्रावसान व स्थगन। मानसून सत्र शीतकालीन, मानसून व शीतकालीन सत्र 2 और बजट सत्र 3 सत्र होते हैं। शीतकालीन आता है नवंबर दिसंबर, यानी मेन ठंडी जैसे स्टार्ट होती है नवंबर दिसंबर में। सबसे बड़ा सत्र होता है बजट सत्र, जो कि आता है फरवरी और मार्च में। अभी हाल ही कल ही एक आज ही मतलब कल ही आज 1 तारीख है, तो बजट सत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। ठीक है, बजट सत्र से ही नया सत्र शुरुआत होता है। ठीक है, अब इतना समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं। अभी देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। राज्यसभा है उच्च सदन, द्वितीय सदन, अस्थाई सदन बोलते हैं, या राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। आर्टिकल 80 में है, 250 कुल सीट है। 245 में से 233 इस समय राष्ट्रपति मतलब चुनकर आए हैं और 12 को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। चुनाव इसका जो चुनाव होगा एकल संक्रमणीय समानुपातिक विधि द्वारा चुनाव होता है। शपथ होता है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति कराता है। और आर्टिकल 83 में इसका कार्यकाल 6 वर्ष है और इसको चुनाव लड़ने के लिए एज 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा या राष्ट्रपति निम्न सदन प्रथम सदन होता है, आर्टिकल 81 में है और 550 टोटल सीट है। प्रेजेंट टाइम में 543 मेंबर है, 524 को चुनकर आए हैं, 19 को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। चुनाव आम जनता द्वारा, राष्ट्रपति नियुक्ति 5 साल का कार्यकाल, 25 साल की उम्र में आप चुनाव लड़ सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ में।
आइए आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। देखिए अभी हमने बात कर लिया है कि जो 74 में है वो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति 74 में है, जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर यानी उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रधानमंत्री की या मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। और 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करेगा किसकी, प्रधानमंत्री की या फिर कैबिनेट की। ठीक, तो ये चीजें जानते हैं। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पार्टी लोकसभा में लाएगी, 50 सदस्य के साइन के साथ स्पीकर को दिया जाएगा। अगर 50% से अधिक मत विपक्ष को प्राप्त होगा तो सरकार व मंत्रिपरिषद गिर जाएगी। विश्वास प्रस्ताव राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री लेकर आता है। 1990 में बीपी सिंह की सरकार गिरी, देवगौड़ा व अटल की भी सरकार गिर चुकी है। कोरम गढ़पूर्ति है, सदन की कार्रवाई तभी आगे बढ़ाते हैं। और हमने कहाँ तक कर लिया था, अब हमें बात करनी है राज्य की। राज्य यानी स्टेट की। स्टेट क्या है, आइए थोड़ा सा इस पर भी नजर डालते हैं। देखिए जो स्टेट में जैसे संघ में शासन प्रणाली है, जैसे वहां पर संसद है, संसद के जो भाग है वो है लोकसभा, राज्यसभा और खुद राष्ट्रपति। तो इसी के संदर्भ में राज्य में भी ऐसे ही एक कार्यपालिका है और शक्ति संचालन। तो आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। बात करते हैं भाग 6 और अनुच्छेद 152 से 237 तक। कितने जो भाग हैं, यानी राज्य की बात करें, राज्य ये भाग 6 में है और अनुच्छेद कितने से कितने तक है, 152 से 237 तक, 237 तक अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, 152 से 237 तक राज्य से संबंधित अनुच्छेद उल्लेखित है। आगे बढ़ते हैं। जैसे राज्य विधानमंडल की बात करें तो राज्य बना किससे है, पहली चीज तो बना है, सबसे पहले जो बना है वो बना है विधानसभा और विधान परिषद और एक है राज्यपाल। जैसे कि आप जानते हैं, अभी आपने जब संसद पढ़ा था, संसद में लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति था, तो सेम वही प्रणाली यहाँ भी है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन जो ये विधान परिषद है ये भारत के 28 राज्य में नहीं है, ये मात्र कितने 1 2 3 4 5 मात्र 6 राज्यों में है। इसकी एक ट्रिक है कि किस किस राज्य में विधानसभा है, तो इसका ट्रिक है यूज आम यूपी में बिकते हैं, यूज आम यूपी में बिकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, यूपी में क्यों करते हैं, यूज आम बिकते हैं। यू से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बिकते हैं, बी से बिहार और का से कर्नाटक और तय से तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रख लेना, इतना ही यहाँ से पूछेगा तो आप बना सकते हैं। ट्रिक का क्या नाम है, यूजाम यूपी में बिकते, यूजाम बिकते हैं। यूज से यूपी, आ से आंध्र प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बी से बिहार, का से कर्नाटक और ता से तेलंगाना। अब चर्चा करते हैं 1 by 1 की। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है राज्यपाल। तो सबसे पहले राज्यपाल की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में राज्यपाल है क्या, किस अनुच्छेद में है और किस प्रकार से उसकी नियुक्ति की जा सकती है। तो देखिए जो है राज्यपाल का जो पद है आपको पहले ही बताया है, यह कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और राज्यपाल जो है कनाडा से लिया गया है। और कनाडा जो है वो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, संघ को ज्यादा पावरफुल मानता है कनाडा, अब इतना ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा, राज्यों में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 154 में राज्यपाल की जो है शक्तियां दी हुई है, जैसे 52 में है राष्ट्रपति, 53 में उसकी शक्तियां, 156 में है 155 में उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, सारी चीज अभी यहीं पर चर्चा कर लेंगे कि शक्ति क्या है और नियुक्ति क्या है।
इसका 156 में कार्यकाल है, यानी कार्यकाल कितना रहेगा, तो कार्यकाल इसका रहेगा, वो भी अभी चर्चा करते हैं। 157 में योग्यता और 158 में शपथ है, ठीक है। और 163 में है जो कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, वो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री यानी कि वहां के मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। राज्यपाल काम करेगा मुख्यमंत्री की सलाह से, ठीक है। अब आइए वन बाय वन देखते हैं। देखिए आर्टिकल 153 में कहा गया है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। वास्तव में देखा जाए तो राज्यों में राज्यपाल एक केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यों में एक राज्यपाल की बात किया गया। 154 में है उसकी राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या है, जैसे कि उसके सिग्नेचर के बिना कोई विधानसभा और विधान परिषद से कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है। 155 में नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल या जब तक राष्ट्रपति चाहे। 156 में कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। अब बात करें राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, शपथ तो ये वहां के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, तो मुख्य न्यायाधीश दिला सकता है शपथ। 163 ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 153 में राज्यों का एक राज्यपाल है, 54 में उसकी शक्ति है, 55 में नियुक्ति है, 56 में कार्यकाल है और 163 याद रखना, 163 में राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर काम करता है, ठीक। 153 में राज्यों में एक राज्यपाल है, 54 में उसकी शक्ति है, 155 में नियुक्ति है, ठीक है। अब बात करते हैं कि राज्यपाल बनने की एज क्या होनी चाहिए, तो सेम 35 साल एज होनी चाहिए और किसी हालत में दिवालिया या ऐसा कुछ ना रहा हो, ठीक। आइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा और यहां लिखता हूं विधानसभा और विधान परिषद। देखिए विधानसभा जो है अनुच्छेद 170 में है, विधानसभा अनुच्छेद 170 में है और अनुच्छेद इसको कहते हैं निम्न सदन। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जो लोकसभा का है वो कंपेयर वो विधानसभा से किया जाता है और राज्यसभा का कंपेयर विधान परिषद से किया जाता है, ठीक है। तो इसे निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन या प्रथम सदन भी कह सकते हैं, निम्न सदन। मैक्सिमम इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम 600 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं और मिनिमम 60, मिनिमम जो है 60 हो सकते हैं, ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट था। और बात करें 172 में सदनों की अवधि है, कार्यकाल जो है यहाँ का, इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल है, वो तो पहले भी बता दिए हैं। और विधानसभा को चुनाव जो लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष योग्यता होनी चाहिए, याद क्या रखना है। 170 में जो है विधानसभा है आर्टिकल, निम्न सदन या प्रथम सदन बोलते हैं, टोटल मैक्सिमम 500 सीट, मिनिमम 60 हो सकती है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 25 वर्ष तक, 25 वर्ष की आयु में आप चुनाव लड़ सकते हैं। बात करें विधान परिषद की, तो देखिए विधान परिषद जो है वो 171 में है, विधान परिषद 171 में है और इसे उच्च सदन या द्वितीय सदन बोलते हैं, यानी सेकंड सदन यानी द्वितीय या उच्च सदन बोलते हैं, आपको बताया है। टोटल 6 राज्यों में ये है। उसकी ट्रिक है यूज आम बिकते हैं, यू से यूपी, आ से आंध्र प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बी से बिहार, का से कर्नाटक, ता से तेलंगाना, ठीक है। अब बात करें इसकी तो मैक्सिमम उसमें कितना है, उस राज्य की, जैसे यहाँ पर कितने सीटें हो सकती हैं विधान परिषद में, तो उस राज्य की जो विधानसभा का टोटल सीट है उसका 1/3 हो सकता है, ठीक है। विधान परिषद का जो चुनाव है ये अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन बताए हैं कि आपको, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसका चुनाव जो है किस तरह से होता है, मनोनयन विधि से होता है, सदस्य का 1/6 भाग राज्यपाल मनोनीत करता है, 5/6 भाग, ठीक है, वही पूरा सिस्टम है। अब बात करते हैं केंद्र और राज्य के संबंध में, थोड़े से महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे केंद्र और राज्य के संबंध की बात करें तो ये किस में दिया गया है, भाग 11 में दिया गया है। केंद्र और राज्य संबंध भाग 11 में है, अनुसूची 7 में है और 245 से 263 तक ये
आर्टिकल में है 245 से 263। देखिए अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि जो केंद्र है वो अपने लिए यानी सभी राज्यों के लिए प्लस यूटी के लिए कानून बनाएगा, लेकिन राज्य जो है वो सिर्फ अपने लिए बना सकता है। राज्य जो है वो सिर्फ अपने लिए बना सकता है। तो इतना क्लियर हो गया। 246 के तहत आप ये जान लीजिए कि उसे विषय कानून जिस पर बनाता है, संघ सूची के जो विषय हैं वो 100 विषय हैं और राज्य सूची के 61 और समवर्ती सूची के 52 विषय हैं। ये तो आप ध्यान रख लेना। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? घास का मैदान पाया जाता है, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रीनलैंड है, कोरल लीफ का सबसे बड़ा पर्वत भी वहीं पर है जो कोरल लीफ पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण आयोग की बात करें, शीतलवाड़ी समिति है एक 1966 राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। राजमन्नार की समिति है एक 1970 तमिलनाडु सरकार द्वारा एक समिति बनाकर सिफारिश की गई। ठीक है, सरकरिया आयोग निगम कर से संबंधित है। पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था, ये भी निगम कर से संबंधित है। सरकरिया आयोग 1983 और पुंछी आयोग 2007 में, ये दोनों याद रख लेना, 2007 में और 1983 में। 1983 में सरकरिया आयोग आया था और 2007 में पुंछी आयोग। ये दोनों किससे संबंधित है? ये दोनों जो संबंधित है निगम कर से संबंधित है। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट था जो आपको डिस्कस कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये पूरा हटा देते हैं, फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सबसे पहले जैसे जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट एक न्यायपालिका का अंग है। न्यायपालिका का अंग है। महत्वपूर्ण इसलिए है, देखिए सबसे पहले आता है एससी, फिर एचसी, फिर जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। ठीक, देखिए अब 1 बाय 1 थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है और बनेगा भी, ये कंफर्म है या बनता रहता है। देखिए बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो यानी एससी का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया है? देखिए सुप्रीम कोर्ट, ठीक, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में कहा गया है कि देश का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 124 में अपने भारत देश का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम, ठीक, सुप्रीम कोर्ट होगा। और बात करें वर्तमान में इसके जजों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जजों की संख्या 33 प्लस एक मुख्य जज यानी टोटल 34 है। ठीक है, इसमें कौन से हैं जो मुख्य न्यायाधीश हैं? वो कोई चंद्रचूड़ करके हैं, चेक कर लेना गूगल से। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो जज बनने के लिए क्या होता है, इसका योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का एक नागरिक होना चाहिए, कम से कम भारत का तो नागरिक होना ही चाहिए, प्लस में कम से कम 5 वर्षों तक, कम से कम 5 वर्षों तक वो 5 वर्षों तक वो हाई कोर्ट में जज रहा हो, हाई कोर्ट में जज रहा हो, या लगातार 10 वर्षों तक वकील 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में जज रहा हो या 10 वर्ष तक वकील रहा हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। इसका जो कार्यकाल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का, वो होता है 65 साल। ठीक है, या फिर एक योग्यता और होनी चाहिए, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि आप बहुत ज्यादा बड़े जानकार हैं तो भी आपको डायरेक्ट वो बना सकता है। ठीक है, त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र वो देगा राष्ट्रपति को। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन सा पद दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा, तथा अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ठीक है, पद से हटाना क्या है? आर्टिकल 124 में भी इसको हटा सकते हैं। ठीक है, 124 के घा में है 14 दिन पहले सूचना होगी, प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है, 50 मिनिमम सदस्यों को शामिल करना होगा। साबित क्या है, किस प्रकार से आप ला सकते हैं कि उस पर आप
असमर्थता या साबित दुर्व्यवहार उस पर साबित कर दें तो उसको पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जानते ही 137 लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 137 आर्टिकल 137 के से है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, अवलोकन कर सकता है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट को याद मुख्य चीजें क्या है, 124 में है मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और योग्यता 65 वर्ष होनी चाहिए, सॉरी योग्यता 5 वर्ष वो हाई कोर्ट का जज रहा हो, 10 साल या वकील रहा हो और या फिर राष्ट्रपति के नज़र में जानकार हो। 65 वर्ष की एज में आपको रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। 137 में वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है किसी भी चीज का, ठीक है। और 123 में वो 5 प्रकार की जो रिट लगती है ना, जो भी आपको बताए, 123 में रिट लगा सकता है वो। थोड़ा सा और पॉइंट है उसे पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे सीजीआई, उनका नाम था हीरालाल कानिया। पीएन भगवती के समय पहली बार जनहित याचिका आई थी। एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह जो 2 बार बने थे, ठीक है। 143 में ये भी इंपॉर्टेंट है, 143 आर्टिकल 143 4 3 7 1 8, ठीक। 143 में क्या है, राष्ट्रपति को वो परामर्श दे सकता है, राष्ट्रपति को कि परामर्श दे सकता है कि हाँ ये मत करो, ऐसा करो, ये करो, ये चीजें वो कर सकता है, लेकिन बाध्य नहीं कर सकता। लोकहित व संविधान के मामले में। अब थोड़ी सी चर्चा हाईकोर्ट की कर लेते हैं, फिर सीधे चलते हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, उसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे। देखिए हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट में 214 में, यानी हाईकोर्ट जो है 214 में कहा गया है कि भारत का एक हाईकोर्ट होगा। हाईकोर्ट कितने में होगा? 214 में, हर एक राज्य का होगा। 1956 में संशोधन किया गया था। 1956 में एक से अधिक राज्यों में उसके लिए हो सकता है, एक से अधिक राज्यों के लिए प्लस एक यूटी में हो सकता है एक हाईकोर्ट। वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है और सबसे लास्ट में जो बना है वो अमरावती का हाईकोर्ट है, अमरावती का हाईकोर्ट है, ठीक। तो इतना ही महत्वपूर्ण था इसमें, और भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। पश्चिमी बंगाल व अंडमान निकोबार क्षेत्र में दिखता था इसकी खंडपीठ पोर्ट विलियम है। देखिए पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार क्षेत्र को देखता है। पश्चिम बंगाल का जो हाई कोर्ट है वो अंडमान निकोबार में है क्षेत्र में देखता है, तथा इसकी खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में भी है, ठीक। पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार क्षेत्र को देखता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है अंडमान का जो भी है मामला वो देख लेता है। मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली, दमन, दीव और को देखता है। मुंबई जो है महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली, दमन, दीव को देखता है। नागपुर, औरंगाबाद,